हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हम ये बोइंग की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे। अभी हम पार्ट 2 इसका शुरू कर रहे हैं कि ये बोइंग कंपनी किस तरह वजूद में आई। तो इसके बारे में आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैं बता रहा था कि ये बम्बर जहाज़ है जो इन्होंने 1937 में इन्होंने फर्स्ट टाइम उड़ाया। इसके 4 इंजन हैं। स्पैन कितना बड़ा है। इट वाज द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट एयरप्लेन एवर बिल्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। सबसे बड़ा जहाज़। इट वाज द लार्जेस्ट हैवीएस्ट एयरप्लेन एवर बिल्ट इन द यूनाइटेड स्टेट। 4 इंजन है, देखें कितना प्यारा है। इट वाज बिग एंड ड्यूरिंग फ्लाइट में भी जो है ना, इसको ये विंग के अंदर जाके वो जो है फ्लाइट इंजीनियर उसको ठीक कर सकता था। इसके विंग्स इतने बड़े होते थे, अंदर से रास्ता होता था। और इस जहाज़ ने तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो है ना वो बनाए। 31,000 पाउंड जो है ना पेलोड ये उठा सकता था। 8,200 फीट तक इन 1939, यानी इतना ज़्यादा ये पेलोड उठा सकता था। 31,000 पाउंड। पहले तो इतना नहीं था ना, पहले तो 1939 तक यहाँ तक बात पहुँच गई थी। 8,200 फीट तक ज़्यादा। रेंज 5,000 माइल। द मिलिट्री वाज आस्किंग फॉर। एक जहाज से बनाया गया था इन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे। बहुत तबाही पी रही है जहाज़ों में। इट वाज नेवर यूज्ड एज ए बम्बर। इसको एज ए कार्गो के तौर पे ये जहाज़ बनाया गया था। ग्रैंड पापे। इस जहाज़ को उड़ाना भी मुश्किल था ना, इतना भारी जहाज़। इसके 2 दफ़ा इसको आग लगी थी और इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी फेल हो गया था। 4 इंजन का ना इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। 1944 तक ये सर्विस में रहे। 1944। नाइनटीन 38 में इसने एक जहाज़ बनाया। .307 स्ट्रेटोलाइनर। इसका प्रेशराइज केबल था जो सबसे बड़ी बात थी ना, इसका प्रेशराइज केबल। मतलब इसके अंदर क्या होता है, वैसे ही जहाज़ों के अंदर ये होता है ना, प्रेशराइज केबल ना हो तो वो आवाज़ें आती है बहुत ज़्यादा। और ये मच हायर पे जाता था, 20,000 फीट पे जाता था, यानी यहाँ तक ये बात आ गई थी। 10,000 फीट के बाद जो है ना इंसानी ऑक्सीजन शॉर्ट हो जाती है। इंसानी जहन मतलब बंदा नहीं काम कर सकता, आगे फुट सकता।
तो उसके लिए फिर केबन लाजिम प्रेशराइज होनी चाहिए, नहीं उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है। 33 पैसेंजर थे, देखिए 1938 तक यहाँ तक बात पहुँच गई थी। उसके अंदर फिर कानों में आवाज़ नहीं आती, मतलब बाहर तो प्रेशर कम हो जाता है ना, तो अंदर फिर इतना होना चाहिए जितना ज़मीन पे होता है, तो उसको उतना ही मेंटेन करके रखते हैं। इस तरह के 10 जहाज़ बनाए गए थे। अरीज़ोना जो डेजर्ट है वहाँ पे 20 साल तक ये पड़ा रहा है, स्ट्रेटोलाइनर। उसके बाद इसको म्यूज़ियम में रखा गया। 33 पैसेंजर इसमें बैठ सकते थे। ये मल्टी मिलियनर ने ये जहाज़ अपने लिए ख़रीदा है, अब इसको अपने लिए पेंट हाउस में। इसके अंदर मास्टर बेडरूम है, 2 बाथरूम्स हैं, बार एंड लाइव लिविंग रूम्स। यानी ये देखें, ये चीज़ें इतना, ये जहाज़ों के अंदर फिर आप जिस तरह मर्जी इनोवेशन कर लें। इसको बाद में ये देखें ये हाल कर दिया, हाउस बोट बना दिया इसको, जो मर्जी कर लो फिर इसका। जंगों में ये बहुत अच्छा रहा है, बड़ी तबाही की। अमेरिका ने काफ़ी फिर जहाज़ खरीद लिए थे ना। उन्होंने फिर कहा कि 350 जहाज़ जो है ना हर मंथ बनाने हैं, 350 जहाज़ मंथली, जंगों की वजह। सॉरी, B-17 जहाज़ जो होते जंगों में बहुत यूज होते हैं। इसके अंदर ये B-30 कैलिबर मशीन गन्स भी थी, बम्स भी थे, देखिए। ये पहला मिलिट्री जहाज था, इट वाज द, ये पहला मिलिट्री जहाज था B-17, बम्स वगैरह अंदर फिट है। फ्लाइट डेक कॉकपिट, इसमें फ्लाइट डेक था ओपन कॉकपिट की बजाय। तो 87 माइल्स पर आवर, पहले 200 माइल पर आवर स्पीड थी ना। 75 फीट था पहले जहाज। तो इस तरह के जहाज बम्बर्स बनाए गए ना फिर। B-17 4 इंजन है इनके,
जंगों में फिर ये यूज़ हुआ है सब। नैन मशीन गन्स इसके अंदर थी, बम्स थे। चार 4,000 बम्स का लोड, 4,000 पाउंड्स का बम लोड उठा सकता है। ये B-17 था जिसने जापान में वो गिराए थे, ना एटम बम जो गिराए थे। ये देखा, इसने जो जापान पे गिराया था बम। ये मतलब इतना ज़्यादा वज़न उठा के भी 4,000 पाउंड अच्छा खासा वज़न होता है। इतनी बहुत ज़बरदस्त फायरिंग करता था ये। दो इंजन ख़राब हो जाए तब भी काम करता है। वो ज़बरदस्त जहाज़ था। दो इंजन ख़त्म हो गए तब भी मैं ज़िंदा रहा। थैंक यू फॉर मेकिंग सच अ गुड एयरप्लेन। जंगी जहाज़ों का ये हालत थी। जनरल कार्ल्स पैट्स इवन सेट क्यूट्स। कहते B-17 नहीं होता तो हम जंग हार जाते। तो फिर B-17 6,981 B-17 रेडी हुए। इसे अंदाज़ा आप लगा लें 7,000 के करीब हो गए। महीने के कितने ये बना रहे थे कि 5-6 हज़ार तो बना रहे थे महीने के। डॉगलेस और लॉक हेड्स भी बने थे 5,745। बारह 12,000 से ज़्यादा के बने। 6-6 हज़ार दोनों बन गए होंगे ना, डॉगलेस और वो दूसरे बॉम्बर्स थे, इनको बोलते हैं बॉम्बर्स। B-29 बने सेकेंड वर्ल्ड वार में। शेप देगी थी ज़बरदस्त, 4 इंजन इसके। सेकेंड वर्ल्ड वार में B-29 भी बहुत यूज़ हुआ। मैंने भी रिमोट कंट्रोल से गन जो है वो फेंक सकते थे। रिमोट कंट्रोल से फायरिंग कर। लॉन्ग रेंज हैवी बम्पर्स।
इनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुई है। बम लोड रेंज ज़्यादा थे, डिफेंसिव रिक्वायरमेंट्स थे। 5,800 माइल, 830 माइल रेंज इसकी चली गई, तो अच्छी बात है ना। 5,000 तो सुपर फोर्ट्रेस। हर तरीके से B-17 से रेंज और चीज़ में मुकाबले में आगे थे ये। बारह से लेकर 50 कैलिबर मशीन गन, 12.50, 20,000 पाउंड्स वजनी था उसका। 4,000 पाउंड्स था जो B-17 था, इसका B-29 में 20,000 पाउंड्स। द सुपर फोर्ट्रेस वाज हेवीली यूज्ड एज ए बम। जापान का बेड़ा कर किया। एक 1,000 बम गिराया सो एक ही टाइम में सुपर फोर्ट्रेस ने। बेड़ा करके जापान टेस्ट ने। 1945 6 अगस्त हिरोशिमा पे बम, एटॉमिक बम गिराया इसी ने B-29 ने गिराया। कामयाबियों का देखो मियार इनका क्या है भाई, तो तबाही फेरी मना। हिरोशिमा 3 दिन बाद नागासाकी में फेंके। एक जगह सुकून नहीं आया तो दूसरी जगह भी मार दी। B-29 एटॉमिक बम फेंके। वाह भाई वाह, बेड़ा घर कर दिया पूरे। एक महीने के बाद फिर जंग ख़त्म हो गई। सुपर फोर्ट्रेस ने बहुत बड़ा काम किया है इनके मुताबिक, अनबिलीवेबल। टोटल 2,766 यूनिट ऑफ सुपर फोर्ट्रेस बनी। B-29 एक वाहिद जहाज़ है जो कि एटॉमिक बम्बर्स को फेंकने के लिए इस्तेमाल हुआ है। B-29 जब
कहते हैं कि अल्लाह करे ये दूर ही रहे। उसके बाद फिर बोइंग ने डेवलपमेंट शुरू की, न्यू बम्बर्स बनाए, B-47 स्ट्रेटोजेट। डेवलपमेंट तो होती रहती है ना। फिर B-50 बम्बर बना, B-47, B-50, B-52। जैसे जैसे नए बम्बर बनते जा रहे हैं ना, वो फिर और ही ज़्यादा उसमें टेक्नोलॉजीज आती जाती हैं। बाद में फिर इनकी जो है ना बुरी हालत हो गई, क्योंकि ज़ाहिर मिलिट्री वजह से इनके नुकसान हुआ बढ़ रहे थे। तो फिर इन्होंने क्या किया कि वो जहाज़ खड़े हो गए। फिर जो जंगें तो बंद हो गई थी, तो इनको वो जहाज़ पर खड़े हो गए, कैप्टन्स खड़े हो गए। अब इन जहाज़ों की ज़रूरत नहीं थी जंग के बाद। पहले तो बस जंग ही था। 70,000 पीपल लॉस जॉब्स, 17,000 लोगों की जॉब चली गई। फिर बोइंग कंपनी ने फैसला किया कि हम कमर्शियल जहाज़ बनाएंगे विद द न्यू लॉन्ग रेंज एयरलाइनर। फिर नई रेंज, अब तो नॉलेज इनके पास बहुत आ गया था, टेक्नोलॉजी भी आ गई थी। फाइटर जहाज़ ज़्यादा टफ होते हैं, फिर नॉर्मल जहाज़ बनाना इतना मुश्किल है। 377 स्ट्रेटो क्रूज़र, स्ट्रेटो क्रूज़र के बाद बेस्ड ऑन C-97 स्ट्रेटो फाइटर। C-97 की बेस के ऊपर उन्होंने यहाँ पे जहाज़ बनाया, लेकिन तब कमर्शियल जहाज़ इन्होंने बनाने शुरू किए ना। अच्छा, ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट था जहाज़, जो C-97 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के तौर पे इस्तेमाल होता था। अच्छा, स्ट्रेटो क्रूज़र जो था जहाज़, वो तकरीबन 100 आदमियों को बिठा के ले जा सकता था। 777 आजकल 350 आदमियों को बिठा के ले जाता है। द लार्जेस्ट कमर्शियल ऑर्डर। पैन एम जो कंपनी, इन्होंने 1945 में सबसे ज़्यादा जो कमर्शियल जहाज़ है ना वो बनाए। तो पैन एम फिर भी वो यूज़ होता था for 24.5 मिलियन फॉर 20। इन्होंने इक्वल टू इतना 10 स्टेटों को 20 जहाज़ों के लिए इतना दिया, 24 मिलियन। न्यू स्टैंडर्ड्स फॉर द लग्जरी एयरक्राफ्ट। उसके बाद स्ट्रेटो क्रूज़र ने नए स्टैंडर्ड्स बनाए दुनिया के अंदर, खूबसूरत बनाया 100 पैसेंजर्स के लिए। बंक यूनिट्स फॉर स्लीपिंग, उन्होंने बंक यूनिट बनाया सोने के लिए। फिर आगे सीटें बनती हैं बंक यूनिट, इसमें कई एक्सीडेंट भी हुए हैं। ज़ाहिर है शुरू में चीज़ें बनाओ तो फिर एक्सीडेंट तो होते हैं, फिर साथ साथ फिर सिस्टम बनता है। – 1952 में सबसे ज़्यादा जहाज़ का एक्सीडेंट हुआ। इसके अंदर ये क्रैश हो गया जंगल के अंदर, स्ट्रेटो क्रूज़र। सब मर गए, कोई नहीं बचा। ये बड़ा होता है जब एक्सीडेंट हो जाए, 50 सब मर गए। $56 स्ट्रेटो क्रूज़र बनाए गए।
54 बोइंग 367 बनाया गया। -80 56 बनाया गया था। 54 में 367 80 बनाया गया। -80 जेट प्रोपल्शन 16 मिलियन डॉलर स्पेंड किए इसमें। टू थर्ड ऑफ द कंपनी था जिन्होंने प्रोपल्शन जेट बनाया ना, इसमें इंजन ज़्यादा अच्छा हो जाता है, तो उसके लिए रिस्क तो लिया, लेकिन नया एयरक्राफ्ट बनाया। और उस टाइम कोई कस्टमर भी इनके पास नहीं थे। उस टाइम एक यूनिट बनाया एक्सपेरिमेंट के तौर पर ना। एक यूनिट पे ज़्यादा खर्चे आते हैं, हर चीज़ बनानी पड़ती है। इसने 1691 फ्लाइट की। इसके बाद इसको म्यूजियम में दे दिया गया। $1956 ये 707 जा रहा हूँ। जब मैं PI में ना, मैंने 707 के बारे में सुना था। मैं 96 में PI में आया था। उस टाइम 707 के कंपोनेंट्स थे, लेकिन जहाज़ बनना बंद हो गए थे। ये 707 ये 777 है ना, समझो ये उसके बाद सेम कॉपी चलती आ रही, थोड़ी चेंजिंग आती जा रही थी, लेकिन डिज़ाइन यही है। सबसे बेस्ट जहाज़ था उस टाइम के लिहाज से। अब ये यहाँ से फिर रेवोल्यूशन है। 777 737 747 777X न्यू एयरक्राफ्ट पे बनते गए, दुनिया के जदीद तरीन जहाज़। तो इसके बाद फिर ये सारी इनोवेशंस आई हैं। ये भी नेक्स्ट एपिसोड्स में हम देखेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं।
आपके साथ दो दो बात कर लें। बस यही है कि ये सब चीज़ें एयरक्राफ्ट यूँ आते रहे, न्यू न्यू इनोवेशंस आती रहीं। अभी बहुत सी चीज़ें डिस्कस करनी है आप लोगों के साथ इंशाल्लाह। फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी मेरे साथ जुड़े रहें जहाज़ों के मामले में। इंशाल्लाह आपकी सारी जितनी भी ऐसी ऐसी चीज़ें इनोवेशंस करेंगे ना कि आपकी सोच काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें और भी आने वाली हैं। मेरे ज़हन में पूरे प्लान्स मौजूद हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। और मेरी कोशिश ये है कि जहाज़ों की हिस्ट्री के साथ साथ आपको बताया जाए कि जहाज़ क्यों आ रहे हैं और आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। वो तो आपको तभी पता चलेगा ना जब आप हिस्ट्री को पता चलेगी। जिन लोगों ने आगे जानना था सबसे पहले वो हिस्ट्री देखते हैं। अब ये पहले हमने वैसे जहाज़ों की हिस्ट्री देखी, अभी हम बोइंग जहाज़ों की हिस्ट्री देख रहे हैं, फिर अभी बोइंग जहाज़ों की आगे और इनोवेशन देखेंगे। फिर हम और भी मेरे ज़हन में प्लान्स हैं इंशाल्लाह। आप मेरे न्यू इनोवेशंस के लिए यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, जुड़े रहें। अच्छी ये चीज़ें हैं यूट्यूब पे नो डाउट, लेकिन इनको समझना भी तो चाहिए ना। समझ कैसे आए आपको? आपके देखने में हमारे देखने में बड़ा फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो चीज़ों को एक्सप्लेन करना मेरा काम है आपके लिए कि वो चीज़ें एक्सप्लेन। मेरे पास अभी रिसोर्सेज की कमी है, मैंने सारी चीज़ें मैं आपको खुद करके दिखाता। और बस बहुत चीज़ें जहाज़ आप खुद भी बना सकते हैं, जिसको बनाना हो मुझसे रब्ता करें। इसके लिए ज़ाहिर है बजट चाहिए होता है, जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी से परमिशन चाहिए होती है, EASA की परमिशन चाहिए होती है। एयरलाइन आप बना सकते हैं, वो भी सारी इसी तरह है। जो लोग इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो मेरे से रब्ता कर सकते हैं। फिक्स बेस सवारट FBO बना सकते हैं। छोटे जो एयरपोर्ट नहीं बने होते, एयरपोर्ट के अंदर छोटे छोटे वो जहाज़ों के लिए बने होते हैं, वो भी आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें इसके अलावा ये इसी तरह तस्वीर पे गुजारा करें। न्यू इनोवेशंस के लिए आ सकते हैं। किसी ने FBO बनाना उसके लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस है, सारे मुझे इसके पता है, ऑपरेशंस वगैरह सारा पता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं एयरलाइंस के, वो सब मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ इतनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसी से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए मेरे नॉलेज का। तो इंशाल्लाह फिर बाकी चीज़ें भी कंटिन्यू करेंगे, आप जुड़े रहें। अभी बोइंग की कुछ किस्तें और भी आनी है इंशाल्लाह, वो भी आपको शेयर करूँगा मैं। फिर इसी बहाने मैं चाहता हूँ कि आप सीखते भी जाएं जहाज़ों के बारे में ना, थोड़ा थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन जो जो मेरी कोशिश होती है मुझे याद आती है, मैं शेयर करता रहता हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, टेक केयर, दुआ में याद रखें। थैंक यू, आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।